बहुत से जवाब अचानक आपके दिमाग में आए होंगे, नोबेल प्राइज़ लेने की होड़ भी है कि कहीं कोई दूसरा ना ले ले। चलिए, कुछ जो आपके दिमाग में नाम आए हैं उन नामों पे हम चर्चा करते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में नाम आया होगा वायु। कुछ और नाम भी हो सकते हैं, जैसे प्रकाश। और कोई नाम? मृदा। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा मिट्टी, हर जगह होती है, समान रूप से वितरित होती है। कुछ लोगों के दिमाग में आया होगा जल, पानी। और भी कुछ नाम सोचिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए सोचिए। और भी बहुत से नाम हो सकते हैं। मनुष्य, कुछ लोगों को लग रहा होगा मनुष्य। चलिए, ये जो 3-4 नाम आए हैं इनके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनमें से अगर कोई सही है तो शायद नोबेल प्राइज मिल जाए। चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वायु से। इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों के, बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आया होगा कि पृथ्वी तल पर ये ऐसा घटक या एक भौगोलिक तत्व है जो समान रूप से वितरित है। क्या लगता है आप सबको, क्या वायु पृथ्वी तल पर समान रूप से वितरित है? अगर वायु पृथ्वी तल पर समान रूप से वितरित होती तो सोचिए जरा, जो पर्वतारोही है, जो इतनी ऊंचाई पर चढ़ रहे हैं, एवरेस्ट पे चढ़ रहे हैं, वो अपने साथ पीछे कुछ सिलेंडर सा लेके जाते हैं क्या? ऑक्सीजन के सिलेंडर्स। क्यों? क्योंकि ऊपर जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं वायु विरल होती चली जाती है, वायु की मात्रा कम होती जाती है और ऑक्सीजन की भी मात्रा कम हो जाएगी। अन्यथा वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं जो एक तो चढ़ाई कर रहे हैं, इतने थक रहे हैं और ऊपर से अपने कंधे पर उस सिलेंडर्स का बोझ ओढ़ लेके जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वायु समान रूप से वितरित नहीं है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पे जाएंगे वायु का वितरण जो है वो परिवर्तित होता जाएगा, उसकी मात्रा बदलती चली जाएगी। एक दूसरा उदाहरण, पवने। आप लोगों को पता है पवने क्यों चलती है? वायु दाब में अंतर की वजह से। उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर पवने चलती है। और ये वायु दाब क्या होता है? किसी इकाई क्षेत्र में पवनों की मात्रा, कितनी मात्रा में पवन है। अगर पवन ज्यादा मात्रा में है तो वायु दाब अधिक होगा, कम मात्रा में तो वायु दाब कम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर पवनें चल रही हैं तो ये इस चीज को प्रूव करती हैं, ये इस चीज को स्पष्ट करती हैं कि संसार या विश्व या पृथ्वी की सतह पर वायु सभी जगह समान मात्रा में उपस्थित नहीं है, वायु का वितरण भी अलग अलग है। दूसरा था प्रकाश। क्या प्रकाश सभी जगह समान रूप से वितरित है? नहीं। अगर प्रकाश समान रूप से वितरित होता तो अलग अलग दिन और रात नहीं बनते। जब हम रात्रि के समय क्या पृथ्वी के धरातल पर सभी जगह रात्रि एक साथ आती है? हम जानते नहीं। आधा हिस्सा में रात होती है तो आधे हिस्से में दिन। जो दिन वाला हिस्सा होगा वहाँ प्रकाश ज़्यादा होगा, रात्रि वाले हिस्से में प्रकाश नहीं होगा। तो पृथ्वी तल पर प्रकाश भी समान रूप से वितरित नहीं है। यदि हम अक्षांशों की बात करें तो भूमध्य रेखा पर प्रकाश की मात्रा या सौर ऊर्जा की मात्रा अधिक होती है और जैसे जैसे उच्च अक्षांशों पर जाएंगे तो प्रकाश की मात्रा कम होती चली जाएगी। तो प्रकाश का वितरण भी पृथ्वी तल पर समान रूप से नहीं है। मृदा, क्या मृदा समान रूप से वितरित है? नहीं। जहां महासागर है वहां मृदा का अभाव पाया जाता है। जहां आर्कटिक, अंटार्कटिक जैसे क्षेत्र है, अंटार्कटिका पूरा महाद्वीप, वहां पे मृदा अनुपस्थित है। मृदा भी समान रूप से व्यवस्थित या वितरित नहीं है। मनुष्य, क्या मनुष्य समान रूप से वितरित है पूरी पृथ्वी तल पर? नहीं। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा घने बसे हुए हैं और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ दूर दूर तक आपको कोई मनुष्य देखने को नहीं मिलेगा। आपके पास उदाहरण है यूरेशिया का साइबेरिया प्रदेश, या फिर आप जा सकते हैं अंटार्कटिका जहाँ मनुष्यों की संख्या बहुत कम है या नगण्य के बराबर है। तो इसका मतलब क्या निकला इस पूरे डिस्कशन का? इसका मतलब ये निकला कि पृथ्वी तल पर कोई भी भौगोलिक तत्व ऐसा नहीं है जो समान रूप से वितरित हो। इन असंख्य भौगोलिक तत्वों में एक गुण समान रूप से पाया जाता है और वो है असमान वितरण का।
कोई भी तत्व समान रूप से वितरित नहीं है। और बड़े मजे की बात है, इसी असमान वितरण ने भूगोल को जन्म दिया है। जरा सोचिए, अगर पृथ्वी तल पर सभी चीजें समान रूप से वितरित होती तो अलग अलग सब्जेक्ट तो हो सकते थे, बॉटनी हो सकता था, जूलॉजी हो सकता था, केवल एक सब्जेक्ट नहीं होता और वो होता भूगोल। यदि सोचिए राजस्थान में सभी जगह समान रूप से फसलें उत्पन्न होती, एक ही प्रकार की फसल सभी जगह समान रूप से उत्पन्न होती, तो क्या भूगोल में यह प्रश्न आता, राजस्थान की प्रमुख फसलों का वर्णन कीजिए? अरे भाई, जब सब जगह समान रूप से एक ही फसल उत्पन्न हो रही है तो प्रमुख फसलों का तो सवाल ही नहीं उत्पन्न होता। क्या यह प्रश्न आता, भारत के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं, जबकि सभी जगह समान एक ही तरह का खनिज उत्पन्न होता पूरे विश्व में, पूरे धरातल पर? नहीं। देखिए, वितरण में ये जो असमानता है, इसी असमानता ने भूगोल को जन्म दिया है। और वास्तव में भूगोल में हम क्या करते हैं? वही प्रश्न जो हम पहले स्टार्ट कर रहे थे, वो प्रश्न क्या था कि नीम के पेड़ का अध्ययन वनस्पति शास्त्र में भी किया जाता है और नीम के पेड़ का अध्ययन भूगोल में भी किया जाता है। देखिए, वनस्पति शास्त्र वाले जो नीम के पेड़ का अध्ययन कर रहे हैं, वो उसके आंतरिक हिस्से का, उससे ज़्यादा स्पेसिफिक उसका अध्ययन कर रहे हैं। उसका जाइलम कैसा है, फ्लोएम कैसा है, बीज कौन सा है, कौन से कुल से संबंधित है, हम सब उसका अध्ययन नहीं कर रहे। हम नीम के पेड़ का किस रूप में अध्ययन कर रहे हैं? उसके वितरण का, किस पूरी पृथ्वी के ऊपर वो जो नीम का पेड़ है वो किस प्रकार से वितरित है। और हम जानते हैं ये वितरण कैसा है, हमेशा असमान, क्योंकि पृथ्वी पर ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो समान रूप से वितरित हो, हर चीज असमान रूप से वितरित है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? इस असमान वितरण का अध्ययन करना, कि वे कौन से क्षेत्र हैं जहां नीम के पेड़ ज्यादा हैं, वे कौन से क्षेत्र हैं जहां नीम के पेड़ कम है, और वो कौन से क्षेत्र हैं जहां नीम के पेड़ अनुपस्थित है। ये केवल एक उदाहरण मात्र है, हर चीज पर यह चीज लागू होती है। हर भौगोलिक तत्व के वितरण से संबंधित पक्ष का अध्ययन भूगोल में किया जाता है। इसका मतलब हर भौगोलिक तत्व का दो जगह अध्ययन होता है, एक तो उसके मूल विषय में जहां उसका विशिष्ट रूप से अध्ययन किया जाता है, और एक दूसरा भूगोल में। और हम केवल कौन से पक्ष का अध्ययन करते हैं? उसके वितरण संबंधी पक्ष में, कहां ज्यादा वितरण है, कहां कम वितरण है और कहां वो अनुपस्थित है। जैसे मैंने एक भौगोलिक तत्व बताया था आपको, आर्थिक क्रियाएं भौगोलिक तत्व है, बिल्कुल है, क्योंकि पृथ्वी तल पर स्थित है। आर्थिक क्रियाएं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक जो भी है, इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में भी किया जाता है, इकोनॉमिक्स में, और इन्हीं का अध्ययन हम भूगोल में भी करते हैं। भूगोल में भी एक शाखा होती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल, उसमें इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा मूल उद्देश्य है कि पृथ्वी पर उनका वितरण, हम ये देखना चाहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर, इस धरातल पर कौन सी आर्थिक क्रियाएं कहाँ अधिक रूप से पाई जाती है, प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं कहाँ ज़्यादा केंद्रित है, कहाँ द्वितीयक है, कहाँ तृतीयक है। तो इस प्रकार वितरण का जो अध्ययन है, इस वितरण का अध्ययन भूगोल में किया जाता है।